मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फेसबुक लाइव में। और आज हम बात करने वाले हैं खान पान के बारे में, जीवन शैली के बारे में, और कैसे हम कह सकें नो टू केमिकल मेडिसिन्स। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा है कि वो पूर्ण स्वास्थ्य चाहता है और शतायु चाहता है। पूर्ण स्वास्थ्य से मेरा मतलब होता है सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रश्न आत्मेन्द्रिय मने स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी कि केवल तन से स्वस्थ नहीं होना। आपको शुगर नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपका पेट ठीक रहता है, तो आपको हम पूर्ण स्वस्थ नहीं कह सकते। हमें चाहिए पूर्ण स्वास्थ्य, मतलब हम तन से भी स्वस्थ हों, हम मन से भी स्वस्थ हों, हम समाज से भी स्वस्थ हों, हम अध्यात्म से भी स्वस्थ हों, हम देश से भी स्वस्थ हों, और फिर हम अर्थ से भी स्वस्थ हों। तो ये जो 6 डायमेंशनल हेल्थ की मैं बात करता हूं, वो सब हमें अटेम्प्ट करना है, और हर डायमेंशन को हमें जो है वो श्रेष्ठता से द बेस्ट वे में प्राप्त करने की कोशिश करनी है। जब ये 6 की 6 चीजें हम प्राप्त कर लेंगे, यानी कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम इस जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें पूर्ण आनंद को हम ले पाएंगे, हम जीवन का पूरा मजा उठा पाएंगे। अब परिभाषाएं तो मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर से बोल देता हूं छोटी सी परिभाषा। तन स्वस्थ यानी फिजिकल हेल्थ का मतलब है बीमारियों का ना होना, ऊर्जा का बने रहना। मन स्वस्थ का मतलब है कि आप दिन के अधिकांश समय आप मुस्कुराते रहें, मन आपका अंदर से प्रसन्न रहे, तो हम कहेंगे आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जो आपका समाज है, जिसका सेंटर आप खुद हैं, उसके बाद पहली एक तरह से घेरे में आएगा आपका परिवार, फिर दूसरा घेरा बनेगा आपके पड़ोसियों का, तीसरा घेरा बनेगा आपके ऑफिस कलीग्स का, चौथा घेरा बनेगा आपके मित्रों का, और 5वां घेरा बनेगा आपके रिलेटिव्स का। वो सब आपको अपनी सपोर्ट लगे, आपका व्यवहार, आपके कर्म उनके साथ ऐसे हों कि वो सब आपको अपना सपोर्ट लगे, तो मतलब आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। अब लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अब वो क्यों नहीं लग रहा है और फिर वो कैसे हम करेक्ट करेंगे, तो ये अलग एक विषय है जिस पर हम विचार करेंगे। लेकिन सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि जो समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज का हर प्राणी आपको अपना लगे, अपनी सपोर्ट लगे, अपना रक्षक लगे, तो मतलब आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। उसके बाद फिर आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप में समता का भाव, बैलेंस, ये हमेशा बनाए रखें, तो मतलब आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, हर समय आप एकदम कहें कि साहब हम जो है, हम तो प्रसन्न हैं, हम मस्त हैं, तो मतलब आप जो है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं। फिर देश का मतलब होता है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस जगह हम रहते हैं, पहले उस जगह की बात करें। जैसे मैं न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में रहता हूं, तो न्यू कॉलोनी मेरा पहला देश, उसके बाद फिर गुरुग्राम मेरा दूसरा देश, फिर हरियाणा मेरा तीसरा देश, फिर भारत मेरा चौथा देश, फिर विश्व मेरा 5वां देश, ब्रह्मांड मेरा 6वां देश। तो पहले हम अपने एरिया में उसको स्वच्छ रखें, उसको स्वस्थ रखें, उसके मान को बढ़ाएं, उसे आदर्श बनाएं, फिर शहर की बात करें। तो इस तरह से देश को ठीक रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी ड्यूटी विदाउट सीइंग अदर्स, के दूसरे क्या कर रहे हैं, वो सब बहाना नहीं चलेगा। हम लोग अक्सर जो है बहाने बहुत मारते हैं कि दूसरे क्या करते हैं जो हम करें। तो मैं वही कहना चाहता हूं, आप केवल अपने हिस्से का करें, आप केवल अपने हिस्से का करें, हर जन अपने हिस्से का करें। तो आप बताइए कि कैसा रहेगा देश। जब आप अपने घर के बाहर की सफाई करेंगे और आपका पड़ोसी भी अपने घर के बाहर की सफाई करते हैं, मेरे घर के बाहर आकर सफाई ना करें,
लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि घर के बाहर वो कूड़ा ना इकट्ठा होने दे, घर के बाहर वो पानी ना इकट्ठा होने दे, घर के बाहर वो फूल पत्ती कुछ अपना पौधे वोधे लगा ले। सो कहने का मतलब है कि अपने अपने घर के बाहर की जिम्मेदारी, अपने अपना जो पहला देश है, मतलब मेरे घर के पास जो एरिया है वही मेरा देश है, तो अपने अपने देश की जिम्मेदारी उठाएंगे तो पूरा गुड़गांव शहर ही स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। जब गुड़गांव को देखेंगे तो फिर रोहतक वाले भी, फिर सब जन एक तरह से जाकर के, और आप देखेंगे कि सब शहर सही होने शुरू हो जाएंगे। एंड उसके बाद में फिर हमारा एक तरह से हमारा प्रदेश सही होगा, फिर देश सुंदर होगा। इस तरह से चीजें जो है वो आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद में आता है अर्थ से स्वास्थ्य। अर्थ से स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप को रोजगार, आपको अपना व्यवसाय भी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे अनुशासन के साथ करना पड़ेगा। आप अगर पूरी ईमानदारी और पूरे अनुशासन के साथ अपने व्यवसाय में नहीं जुटेंगे तो फिर जो अपने लिए भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो बच्चों की एजुकेशन है, जो बाहर घूमना फिरना है, जो एक तरह से हमें जीवन का आनंद उठाना है, वो कैसे उठा पाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी, जब हम पूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 6 दिशाओं में बनती है। तन के प्रति, मन के प्रति, समाज के प्रति, अध्यात्म के प्रति, देश के प्रति और फिर अर्थ के प्रति। लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट यह है कि हम अक्सर एक पे लग जाते हैं। एक पेपर में हम सोचते हैं 100 में से 150 नंबर ले आए, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक आप 6 के 6 पेपर्स में पास नहीं होते तब तक आपको अगली क्लास में प्रमोशन नहीं मिलता, आपका अपलिफ्टमेंट नहीं होता। और उसी क्लास में बने रहना किसको प्यारा लगता है, वो तो फेल होना कहलाता है। हम में से अधिकतर लोग फेल होते हैं, इसलिए हमें उसी क्लास में बैठ करके मजा नहीं आ रहा होता। तो आपको 6 के 6 जो पेपर्स हैं, उन 6 के 6 पेपर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, सो दैट आप पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। और जब आप पूर्ण स्वस्थ होंगे तभी आप एक तरह से पूर्ण आनंद, फिर पूरे आनंद को, जीवन के श्रेष्ठ आनंद को आप उठा पाएंगे। अब ये 6 के 6 चीजें कैसे ठीक होंगी, हमारे 6 डायमेंशनल जो हेल्थ है उसे हम कैसे सही करें। तो उसके 3 रास्ते हैं। अपना खान पान ठीक करें, अपनी जीवन शैली ठीक करें, और हमें केमिकल मेडिसिन को एटलीस्ट फॉर नॉर्मल सीजनल प्रॉब्लम्स, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, तो उनको नो बोलना है, उनको अपने शरीर में नहीं डालना है। खान पान की बात करनी है। जब खान पान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है, हमको याद आती है अपनी किचन। और किचन, जब हम किचन की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी किचन विदाउट अग्नि, विदाउट चूल्हा, उसका अस्तित्व ही नहीं होता। तो जैसे बाहर है कि खान पान की बात करते ही हमें अग्नि और चूल्हे की याद आती है, ऐसे ही शरीर में भी जब खान पान से अपने धातुओं को, जैसे बाहर की किचन हमारे मुंह को स्वाद देती है और बहुत अच्छे से हम स्वादिष्ट चीजों को अपने गले से नीचे उतार करके शरीर में पहुंचा देते हैं खुशी खुशी। ऐसे ही जब पेट में चीजें ठीक से पकेंगी तो फिर वो हमारे शरीर के धातुओं को, उसमें रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, उनको पोषित करेंगी और हम एक तरह से बलवान रहेंगे। क्योंकि ये धातु जब ठीक से नहीं बनती हैं तभी हम बीमार पड़ते हैं। देखिए, एक सेइंग तो ये है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, यानी कि वात पित्त कफ की विषमता, यानी कि इम्बैलेंस ही बीमारी है। लेकिन आचार्य चरक ने यह भी कहा है कि धातु वैषम्यम, यानी कि धातुओं की विषमता, यदि किसी वजह से धातुएं ठीक नहीं बन पाती, रस सही नहीं, आपकी बॉडी में रक्त सही नहीं बना, आप एनीमिक हो गए। जब खून की कमी हुई तो फिर आपके किडनी में दिक्कत आनी शुरू हो गई, आपके सारे ऑर्गन्स काम करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, फिर हमारे सूजन आनी शुरू हो गई। तो खून की कमी नहीं होनी चाहिए। मांस की कमी हो गई, आप एकदम दुबले पतले हैं। मेद की कमी हो गई, फिर आपको बल ही नहीं है।
अस्थि आपकी कमजोर पड़ गई, हड्डियां कमजोर पड़ गई, तो जरा सा आप गिरे और हड्डी टूट गई। सो कहने का मतलब है कि बीमारियों का कारण होता है जब हमारी धातुएं, सो कॉल्ड टिश्यूज, जो कितने होते हैं 7, रस, रक्त, रस मीन्स समथिंग लाइक प्लाज्मा, रक्त मतलब खून, मांस हमारी मसल्स, मेद का मतलब हमारी बॉडी का नेचुरल फैट, उसके बाद अस्थि मतलब हड्डियां, फिर मज्जा धातु मतलब बोन मैरो, और उसके बाद शुक्र धातु, जो इन 6 की 6 धातु जो हमारी हैं, इनका जो प्रसाद भाग होता है वो हमारे शरीर में देता है शक्ति। उस शक्ति को जो सामान्य कार्य को करने में भी हमें चाहिए और हमारे रिप्रोडक्शन के लिए भी हमको चाहिए, आगे प्रोजनी को आगे बढ़ाने के लिए भी चाहिए, वो धातु कहलाती है शुक्र धातु। और ये सब धातुओं का पोषण होता है हमारे द्वारा खाए गए आहार से, जो हम खाना खाते हैं। सो बेसिकली खाना हम अपने शरीर को पोषित करने के लिए खाते हैं, या हम कहें अपनी धातुओं को पोषित करने के लिए, धातुओं को बैलेंस में बनाए रखने के लिए, जो एक प्रमाण में होनी चाहिए, उसके लिए हम खाना खाते हैं। लेकिन खाना आपने क्या खाया? आपने आलू के पराठे खाए, आपने तो चावल दाल खाया, आपने तो मक्का की रोटी सरसों का साग खाया, लेकिन मन में इच्छा क्या है कि आप रस धातु बनाएं, आप खून बनाएं, आप मांस बनाएं, आप हड्डियां मजबूत करें। अब सोचिए, ये आपने डाला क्या, इनपुट क्या डाला आलू के पराठे, और आउटपुट क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए हड्डियां, आपको चाहिए रक्त, खून। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो कौन सी मशीन कर रही है? उस मशीन का नाम है धातुवाग्नि। आपकी हर धातु, जैसे रस धातु है तो उसकी अग्नि है, रक्त धातु है तो उसकी अग्नि है, मांस धातु है तो उसकी अग्नि है। सो कहने का मतलब है जैसे पेट में जठर अग्नि है, ऐसे ही टिश्यू के लेवल पे हमारी धातुवाग्नि है। जठराग्नि 1 है, धातुवाग्नि 7 है। उसके बाद वो धातुएं भी बेसिकली हमारे एक तरह से सेल्स से मिलकर बनी है। जब हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक तरह से एट द लेवल ऑफ भूताग्नि। हम अपनी बात कर रहे हैं महाभूतों के लेवल पे, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। सो ये जो अग्नियां हैं ये हमारे शरीर में 3 लेवल्स में हैं। एक पेट के लेवल पे जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि, एक टिश्यूज के लेवल पे जिसको हम बोलते हैं धातुवाग्नि, एक सेल्स के लेवल पे जिसे हम बोलते हैं भूताग्नि। तो आज के बाद से आपसे अगर कोई पूछे कि हमारे शरीर में कितनी अग्नियां हैं, तो आप बोलना 13, यानी कि 13 अग्नियां। और इनकी कितनी लोकेशंस हैं? तो 3 लोकेशन। पहली लोकेशन पेट, दूसरी लोकेशन धातु यानी कि टिश्यूज, और तीसरी लोकेशन सेल्स यानी कि हमारे जो बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं उनकी अग्नियां। 1 जठराग्नि, 7 धातुवाग्नि, 5 भूताग्नि। अब इन 13 की 13 अग्नियों में जो पेट की अग्नि है जठराग्नि, इसको बोला गया नृप। नृप का मतलब होता है राजा, यानी कि अग्नियों का राजा है जठराग्नि। जितनी अच्छी आपके पेट की अग्नि होगी उतनी अच्छी आपकी धातुओं की अग्नि होगी, आपकी कोशिकाओं की अग्नियां होगी। और जितनी अच्छी अग्नि, जितनी अच्छी मशीन, उतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मैं याद दिला रहा हूं, खाते आप आलू का पराठे हो, खाते आप दाल चावल हो, और बनाना क्या चाहते हो? आप बच्चा प्रोटीन शेक पीता और कहता है मेरे को मसल्स चाहिए। देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड और कितनी एडवांस मशीन हमारे बॉडी में है कि आप प्रोटीन शेक पीते हैं और अंदर जाकर के मांसपेशियां बन रही हैं आपकी। सो उस मशीन का नाम है अग्नि। तो वो कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि उसके शरीर की धातुएं यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये ठीक प्रकार से बने, ये सही प्रमाण में बने, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी अग्नि को ठीक रखना है। और ये धातु अग्नि यानी अग्नि एट द लेवल ऑफ टिश्यू, ये हमारे पेट की अग्नि का ही अंश है। तो जब भी आप यहां पर कुछ भी अंदर डालें तो आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि आपकी अग्नि डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पहले पेट की अग्नि डिस्टर्ब होगी, उसके बाद हमारी अग्नि एट द लेवल ऑफ टिश्यू डिस्टर्ब होगी, फिर अग्नि एट द लेवल ऑफ सेल्स डिस्टर्ब होगी।
अग्नि को आज की भाषा में हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं। अग्नि व्यापार मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस। बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। और धातु 7 होती हैं, उनको मैं याद कराता हूं आप लोगों को, अभी याद कराता हूं, एकदम से आप समझ जाएंगे। धातुओं को आप एक हल्का सा ब्लेड लीजिए और अपना शरीर पे कल्पना कीजिए, ब्लेड से काटना नहीं है आपको, लेकिन कल्पना कीजिए आपने अपनी उंगली के ऊपर ही हल्का सा ब्लेड मारा तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी सा निकल के आएगा, जिसको हम बोलते हैं रस धातु, प्लाज्मा। फिर उसी ब्लेड को थोड़ा सा और आप कट कर दीजिए, थोड़ा डीप जाइए, तो फिर निकल के आएगा खून, वो हमारी हो गई रक्त धातु। फिर उसी ब्लेड को थोड़ा डीप पहुंचाइए तो फिर मांसपेशियां नजर आने लगेंगी, मतलब मांस धातु, मसल्स। फिर उसको भी अगर कट देंगे तो फिर मेद नजर आएगा, फैट नजर आएगा, उसको बोलते हैं मेद धातु। फिर अगर फैट भी कट गया तो फिर हड्डियां नजर आए। कभी कभी किसी को चोट इतनी तेज लगती है कि रस, रक्त, फिर मसल्स, फिर फैट, उसका हड्डी तक नजर आ जाती है, तो वो बन गई हमारी अस्थि धातु। और जब हड्डी भी टूट जाती है तो अंदर, उसके अंदर होती है बोन मैरो, जिसको बोलते हैं मज्जा धातु। और इन 6 धातुओं के सार भाग, इनके दिखने वाली अदृश्य शक्ति, जो ना दिखे वैसी अदृश्य शक्ति को बोलते हैं शुक्र धातु। तो ये 7 धातु हैं। हर धातु की अपनी अग्नि है। रस की रसाग्नि, रक्त की रक्ताग्नि, मांस की मांसाग्नि। अब बोलेंगे आप कि ये काम कैसे होता है। बड़ा खूबसूरत एक वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है कि आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, जो भी, वो मुंह में जाके तो वो मीठा रहता है, खट्टा रहता है, नमकीन रहता है, लेकिन एक बार पेट में पहुंच गया और पेट में पहुंच करके और उस पे अग्नि की क्रिया हो गई, मतलब मेटाबॉलिज्म हो गया उसका, तो वो सब जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक रस, जिसे हम बोलते हैं पोषक रस, नरिशिंग जूस, और दूसरा बनता है मल, एक्सक्रीटा। जो रस है वो शरीर के अंदर चला जाता है और जो मल है वो नीचे अपने आप प्राकृतिक तरीके से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहां पे मजेदार बात यह है कि अगर आपके पेट की अग्नि यानी जठराग्नि बहुत बढ़िया कंडीशन में है, आपने उसे डिस्टर्ब नहीं किया हुआ, वो कहीं से विचलित नहीं हो रही है, तो आपका ये बाइफर्केशन यानी कि खाए गए जो आहार का 2 हिस्सों में बंटना, एक जूस बनना और दूसरा मल बनना, ये सुचारू रूप से हो जाएगा। यानी पेट के अंदर जो दूसरी बार खाना पकता है वो ठीक रूप से हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैंने बोला जठराग्नि अगर ठीक है, कहीं से खराब नहीं है, तो ये क्या मतलब हुआ? बस ये वैसा सा मतलब हुआ कि जब आप बाहर खाना पकाते हैं, आपने गैस के ऊपर अपना पतीला रखा जी कुछ पकाने के लिए, दाल चावल कुछ, और मैं आपके किचन में जाकर के फैन ऑन कर दूं, मतलब वायु चला दूं, तो अब आपकी जो चूल्हे की फ्लेम है वो ऐसे ऐसे करके नाचेगी। और मेरी बहनें, मेरे मित्र समझ पा रहे होंगे जो कुकिंग करते हैं, कि आप देखिए कि पंखा अगर चला दे तो आपने चूल्हे के ऊपर पकाने के लिए पतीली तो रखी है, लेकिन वो चावल दाल कैसे पकेगा वो आप सोच सकते हैं। अगर आपका चूल्हा है और चूल्हे के आपके 50% से अधिक छेद बंद है चूल्हे के, जहां से फ्लेम निकल करके आती है, उसमें कभी दूध गिर गया, कभी सब्जी गिर गई, कभी कुछ गिर गया, और आपके आधे से अधिक छेद बंद हैं, तो आप बताइए कैसी फ्लेम आएगी कि वो खाना सही से पका पाएगी? तो जैसे वहां पे हवा के प्रभाव से हमारी चूल्हे की अग्नि डिस्टर्ब होती है, जैसे छेदों के बंद होने से जिनसे फ्लेम निकलनी चाहिए, फिर हमारी अग्नि ठीक से नहीं आती और खाना सही से नहीं पकता, टाइम लगता है। जो चीज 10 मिनट में पक जानी चाहिए थी वो आधे घंटे में भी नहीं पक पाती। अब आप जब बाहर ऐसा हो रहा है तो पेट में भी जब वात दोष हम बढ़ा लेते हैं, अपना वायु बढ़ा लेते हैं, तो वो हमारी जठराग्नि को विषम कर देता है। यदि हम मैदे की चीजें बहुत खाते हैं, हम बहुत अधिक तेलीय चीजें खाते हैं, तो वो जाकर के और फिर शोधन शुद्धि नहीं करते, अपने हाथों को धोते नहीं है, तो वो जाकर के पोर्स जिनसे एंजाइम्स बाहर आने होते हैं उनको बंद कर देता है। बिल्कुल मैथमेटिकल है, बिल्कुल मैथमेटिकल है। वो व्यक्ति
जो पूर्ण स्वास्थ्य से भरी शतायु चाहता है, वो चाहता है कि मैं पूर्ण स्वस्थ रहूं और साथ में 100 वर्ष तक जीऊं, तो उसको आज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि उसे अपनी अग्नि की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। उसे यह ध्यान देना चाहिए कि उसके पेट की अग्नि डिस्टर्ब ना हो, वो कुछ भी ऐसा ना डाले जो अग्नि बुझे। 5 चीजें, ना ऐसी क्वालिटी की चीज डाले, ना इतनी क्वांटिटी में डाले, ना गलत कॉम्बिनेशन में डाले, ना गलत समय पे डाले, और ना ही गलत तरीके से डाले। ये सब बड़े सिंपल चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं। अगर एक बार आपके दिमाग में आ गई ना, और फिर आपसे ये एक तरह से वायलेशंस होंगे ही नहीं। क्वालिटी का मतलब है कि आपको साफ सुथरी सूखी लकड़ियां डालनी थी वहां पे, तब अग्नि प्रज्वलित होगी। लेकिन आपने कैसा डाला? गीली लकड़ी, मिट्टी सनी हुई लकड़ियां डाली, तो आप बताइए कि अग्नि प्रज्वलित होगी या अग्नि बुझेगी? क्वांटिटी, आपको पतली थोड़ी लकड़ियां लगानी थी सो दैट वो अग्नि जलती रहे। लेकिन आपने तो आपके सामने भैया कुछ स्वादिष्ट चीज आ गई, मतलब मोटी लकड़ी दिख रही है, आपने कहा बस सब एकदम डाल दो, बस फटाफट। आपने बहुत सारा खाना खा लिया, मतलब क्वांटिटी बढ़ के डाल दी, उससे भी अग्नि बुझ जाएगी। कॉम्बिनेशन मतलब अगर आप हवन कुंड में घी लगा करके लकड़ी रखते हैं हल्की, तो वो वहां पे प्रज्वलित होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, एकदम सब वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर पानी लगा करके रखेंगे तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हैं? टाइमिंग, लकड़ी डालने का भी टाइमिंग होता है, पहले डाल दी, उसके बाद रुकी, अभी थोड़ा सा टाइम देखिए कब आपने एक लकड़ी रखनी है, और तो टाइमिंग भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड तरीका, लकड़ी डालने का तरीका, हमारे बड़े देखिए ऐसे हिला के मोड़ के एयर के लिए जगह छोड़ के लकड़ियां लगाते थे, फिर एक तरह से हवन कुंड में जो है ज्वाला प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, हमारा हवन जो है निर्विघ्न पूरा होता है। तो उसका भी तरीका है। सेम वे आहार को भी, आहार मतलब वो हमारा एक तरह से हवन कुंड अंदर है, उसमें जो लकड़ियां, उसमें जो आहुति आप दे रहे हैं, वो आहुति मतलब अंदर अग्नि को प्रज्वलित, जिसने जितने सुंदर रूप में, शुद्ध रूप में अग्नि को अच्छा रखा, वे समझिए कि वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। बाकी उसको कुछ ध्यान नहीं रखना, वो सब काम आपकी मशीन कर देगी। लेकिन आपने बस 1 घंटे लेनी है कि उस मशीन को डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन अक्सर हम उस मशीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी गलत क्वालिटी का मटेरियल डाल के, नंबर 2 कभी अधिक क्वांटिटी में मटेरियल डाल के, नंबर 3 कभी गलत कॉम्बिनेशन का मटेरियल डाल के, नंबर 4 गलत समय पे डाल के, और नंबर 5 गलत तरीके से डाल के। तो इन 5 चीजों का ध्यान रख के आपकी पेट की जो जठराग्नि है उसको ठीक रखिए। जठराग्नि ठीक रहेगी तो अंदर की सारी अग्नियां भी ठीक रहेंगी, क्योंकि अंदर की अग्नियां इसी पेट की अग्नि का ही अंश हैं। जठराग्नि को नृप बोला जाता है, नृप मीन्स राजा। देखते हैं कौन कौन लोग जुड़े हैं, जरा सा नाम लेते हैं। चौधरी चंचल सिंह, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आप अभी आप शुरू कर दीजिए एटलीस्ट आरोग्यवर्धिनी बटी और शिवा टैबलेट, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, इनको आप शुरू कीजिए, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलता है पीसीओडी में। मीना ठाकुर, बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई घरेलू उपचार बताइए। बाल जिनके झड़ रहे हैं उन्हें आंवले से दोस्ती कर लेनी चाहिए। एक प्रिपरेशन है आंवला लो, एक पाउडर आता है, एक आता है अमल की रसायन, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। आंवला लो, उसमें आयरन साथ में मिला हुआ है, उसका आधा चम्मच सुबह शाम खाइए। किसी भी कारण से आपको हेयर फॉल होगा, उसमें देयर इज 75% चांसेस कि आपका जो है काम बनना शुरू हो जाएगा। आंवला लो, आधा चम्मच सुबह शाम। बाकी हेयर फॉल के जो कारण होते हैं उन पर विचार कीजिए। कभी हमें जो बार बार हमें नजला जुकाम रहता है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, कभी हमारा पेट खराब होने की वजह से हेयर फॉल होता है, कभी डैंड्रफ की वजह से होता है, कभी हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कभी हम नींद पूरी नहीं ले रहे होते, कभी कोई सीजनल वेरिएशन हो जाता है तब होता है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तब 5 साल की बिटिया की खांसी ठीक नहीं हो रही है, बलगम वाले ललित वर्धन जी, आप सबसे पहले तो अपने आसपास के एरिया से सीतोपलादी चूर्ण ये लीजिए, सीतोपलादी चूर्ण। और उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन मेरी टीम मुझे लिख के दे रही है कि बेल्स पैलेसी,
बेल्स पेल्सी का आयुर्वेद में इलाज है जी, बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूं आयुर्वेद में ही इलाज है। जिन किसी को बेल्स पेल्सी यानी कि फेशियल पैरालिसिस होता है, अक्सर जिन लोगों को अचानक से एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्दी जुकाम, और वो भी किसी स्ट्रॉन्ग वायरस के द्वारा हो जाता है, तो उसको फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, उसके फेस में पैरालिसिस हो जाता है। तो उस फेशियल पैरालिसिस में आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे रसादी, कूपी अश्व, अश्वगुगलू, स्वर्ण प्रभा, ये वो औषधियां हैं जो तुरंत फायदा करती है। और अक्सर हम देखते हैं कि फेशियल पैरालिसिस में एलोपैथिक में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स किस तरह से काम करेंगे उसको कोई मेरा डॉक्टर मित्र आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि ये वायरल ओरिजिन की पैलिसी है, बेल्स पैलिसी, मुंह का फालिस, मुंह में अर्धांग हो जाना। लेकिन वायरल डिजीज में स्टेरॉइड्स इन जनरल नहीं दिए जाने चाहिए। कारण क्या है कि हमारी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज है। स्टेरॉइड्स आर इम्यूनोसप्रेसिव इन नेचर। तो वो कैसे काम करता है भगवान जाने, वो अपने आप ही धीरे धीरे कोल्ड कफ जाके वायरस ठीक होता है। तो लेकिन अक्सर जिन लोगों को मुंह का फालिस होता है, जो पैरालिटिक अटैक होता है, फेशियल पैरालिसिस, तो वहां पर उनको बहुत टाइम लग जाता है, कभी 6 महीने, कभी 3 महीने। और अनफॉर्चुनेटली 10-20% लोगों की तो पूरी की पूरी मतलब रिकवरी नहीं हो पाती, थोड़ा सा मुंह तिरछा रह जाता है, जब हंसते हैं तो दिक्कत आती है। तो मैं उन भाइयों को जिनको पैरालिसिस जैसी कोई तकलीफ है, चाहे वो फेशियल पैरालिसिस है, चाहे वो अर्धांग है, हेमीप्लेजिया जैसी कंडीशन, आधा शरीर जिसमें चला जाए, कभी कभी क्वाड्रिप्लेजिया होता है, तो ये सारी कंडीशन जिसमें नीचे का हिस्सा जाता है, कभी चारों लिम्ब जाते हैं, तो इन सब कंडीशंस में आप कृपया करके आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आयुर्वेदिक में पैरालिसिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। खांसी के लिए मैंने आपको बता दिया कि सीतोप्लादी चूर्ण, जहां भी कहीं आप हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत सारे कफ सिरप पी लिए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खा लिए, लेकिन आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप सीतोप्लादी चूर्ण ला करके आधा चम्मच सुबह शाम शहद में खाइए। काली मिर्च साबुत चूसिए। काली छोटी हरड़ आती है, पंसारी के यहां जाएंगे तो काली हरड़ मिल जाएगी, उसे चूसिए। एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा, स्पेशली बच्चों में। अगर आप देखते हैं कि 1.5-2 महीना हो गया लेकिन बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उनको कीड़ों की दवाई भी दीजिए। बहुत सारे पेशेंट मेरे ऐसे थे जो मेरे पास 3-3 महीने खांसी लेकर के आए और उस बच्चे को केवल मैंने डीवर्मिंग कराया, कीड़ों की दवाई दी, और फटाफट हफ्ते 10 दिन में जो है, पहले 5 दिन में खांसी हल्की, हफ्ते भर में खांसी जो 3 महीने से रात दिन तंग कर रही थी वो ठीक। कीड़ों की वजह से भी खांसी होती है, ध्यान रखिएगा। रविंद्र पाल जी, गर्ल एज 7 years, मिजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस। रविंद्र पाल जी जल्दी से नोट कीजिए, कांचनार, गूगल और आरोग्य वर्धनी बटी। जो मिजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस होती है बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है, परेशान ना हो। एक चीज और यहां पे सचेत करना चाहूंगा कि मिजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस के पेशेंट्स को बहुत सारे डॉक्टर टीबी की दवा शुरू कर देते हैं, तो उस मकड़ जाल में नहीं पड़ना है। जिन लोगों को कभी पेट में दर्द बच्चों को होता है और अल्ट्रासाउंड लिख दिया जाता है, तो लिम्फेडेनाइटिस पीछे जो है लिम्फ नोड्स बड़े हुए आ जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आपने कांचनार, गूगल, आरोग्य वर्धनी वटी की एक गोली, अगर बच्चा 12 साल से कम है तो एक गोली सुबह शाम देनी है। देखिएगा आपको कितनी जल्दी रिलीफ होता है, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूनम सिंह, सर इस टाइम गला बहुत खराब हो रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन बताइए, आवाज भी बैठ गई है, कफ भी आता है। तो पूनम सिंह जी, पहले तो आप सीतोप्लादी चूर्ण लीजिए, नंबर 2 काली मिर्च चूसिए, नंबर 3 छोटी काली हरड़ चूसिए। गला जिनका बैठा है वो सिंपल है, बाजार से जाकर के किसी भी कंपनी की खदीर आदि वटी लेकर के आए। और अगर आप में आपके आसपास कोई पंसारी है तो सुहागा यानी कि टंकण, कच्चा सुहागा आप लाके चने की दाल के बराबर मुंह में रख के आप चूसिए। जो लोग सिंगर्स होते हैं, जो लोग बहुत अधिक बोलने का काम करते हैं, वो मेरे पास आके जब मांगते हैं कि साहब हमको गला त्रावट रहे, ऐसा कुछ दीजिए, तो मैं उनको सुहागा, कच्चा सुहागा देता हूं। उसे चूसते रहते हैं, कभी उनका गला नहीं बैठता। तो कच्चा सुहागा भी एक चने की दाल के बराबर दिन में 2 से 3 बार आप चूसिए, तो उससे बैठा हुआ गला यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस
ठीक हो जाती है। और जी पूनम सलूजा जी देख रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपको नमस्ते। और तनु साहा, सर मुझे IBS D है। तनु साहा जी, IBS D यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरियल, जिसमें बार बार आपको दिन में हर बार खाने के बाद आपको एक तरह से फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। बड़े गर्व के साथ और बड़े खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बीमारी का अगर कहीं पे कोई इलाज है तो वो आयुर्वेद में है। और फिर बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि हम IBS यानी संग्रहणी पेशेंट्स को बहुत फायदा दे पा रहे हैं। 100 में से 90% लोग पहले 15 दिन में हमारी मेडिसिन से संतुष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, 100 में से 90% लोग पहले 15 दिन में अच्छा खासा अंतर महसूस करने लगते हैं। संग्रहणी एक वो बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति कहते हैं कि वो मरता तो नहीं है लेकिन जी भी नहीं रहा होता। जो संग्रहणी की एडवांस स्टेज है उसमें आदमी इतना परेशान रहता है कि उसके रूटीन वर्क, उसकी नौकरी वोकरी, उसका काम धंधा, सब तरफ से उसका ध्यान रखना शुरू हो जाता है। यह है संग्रहणी रोग। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार मल त्याग की इच्छा होती है, जाए फ्रेश होके आए, फ्रेश होके आए, लेकिन जितना तेज प्रेशर बनता है, जितनी तेज अर्जेंसी होती है, वहां जाके बैठते हैं, पोटी आती ही नहीं, बड़ा दुखी। पेट में हल्का सा क्रैम्प, अगर पोटी आ भी रही है तो चिकनी चिकनी, बिखरी बिखरी, मतलब बंद के नहीं आती, दुर्गंधित आती है। और मजेदार बात यह है कि इसमें शरीर नहीं, मन भी उदास रहना शुरू हो जाता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं संग्रहणी रोग। और इसके बारे में हमारा शास्त्र बोलता है दुर्विज्ञयो दुष्चिकित्सयो चिरकाल अनुबंधी, कि इसको जानना मुश्किल, इसको चिकित्सा करना मुश्किल, और एक बार ये शरीर में आ जाए तो इसको फिर लंबे समय तक शरीर में बने रहने का शौक होता है इस बीमारी को। यानी कि एक बार आपने अगर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो थोड़ा पेशेंस रख के फिर आप जो है हमारा साथ देना। लेकिन हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपको संग्रहणी रोग से पूर्ण रूप से बाहर ले आएंगे। बट इट मे टेक 3 months, समटाइम 6 months एंड समटाइम 1 year। लेकिन आपके पास कोई और रास्ता है भी नहीं मेरे भाई। ये बीमारी है बड़ी खतरनाक। और कुछ नहीं, इसके 2 कारण होते हैं। एक हमारा गलत खान पान, नंबर 2 जब किसी व्यक्ति को बहुत मानसिक तनाव रहता है तो भी IBS हो जाता है। खाना पीना ठीक है लेकिन मानसिक तनाव, तो ये जो ब्रेन है ना, ये जाके एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो पेट है हमारा, उस पर प्रभाव डालता है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है और IBS बन जाता है। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है इसका, वो ये है अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर अहित अश्नस्य भूयो संतुष्टो वर्णिर ग्रहणीम अभिदुष्येत। यानी कि आपको कभी लूज मोशन लगा और आपने तो एक गोली खा ली और फटाफट लूज मोशन रुक गया, अंग्रेजी गोली खा ली, सब गंध जो शरीर से बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी तैयार कर रही थी वो सब आपने रोक दिया। उसके बाद में आपने गोली की तारीफ की कि भाई सुबह लूज मोशन लगे थे, एक गोली खाई और साहब बिल्कुल दोपहर, एक मोशन का फिर मोशन ही नहीं हुआ, और दोपहर में फिर आपने बर्गर मंगा करके खाया। जान लीजिए अति सारे निवृत्ते अभी अतिसार आपका ठीक नहीं हुआ और अभी बस ठीक हुआ ही है, और अभी आपकी अग्नि अभी डिस्टर्ब है, मंद है, और फिर आपने अहित आसन किया, गलत चीज खा ली, बस वो एक टाइम की गलत चीज आपको फिर संग्रहणी रोग दे देगी और फिर जिंदगी भर आप परेशान रहेंगे। तो ये जो छोटे छोटे वायलेशंस हैं, ये कभी कभी कहते हैं एक छोटी गलती कभी कभी बड़ी सजा देती है। तो संग्रहणी रोग उसी तरह का रोग है। ज्योति गुप्ता, मेरा बेटा 10 साल का है, उसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, क्या करना चाहिए? देखिए जी, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को फिर मैं कहना चाहता हूं, एलर्जी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है। नाम नोट करें, कल्याण योग और त्रिकटु, इनको सुबह शाम खाना है। एक टैबलेट वो कोई भी मेरा मित्र जिसको श्वास की ब्रोंकाइटिस या साइनस की एलर्जी है, वो सुथ्रो नाम की गोली मंगा ले, सुथ्रो, और उस सुथ्रो नाम की गोली की 2-2 गोली को चूसना होता है। थोड़ा स्वाद अच्छा नहीं होता, अगर आपको लगता है कि नहीं आप चूस सकते
तो आप शहद में ले लीजिए, उसे क्रश करके शहद में मिला के खा लीजिए। बच्चों को हम लोग शहद में दे देते हैं। और नहीं तो कम से कम मुंह में रखिए, जितनी देर रख सके उसका फिर पानी से निकल लीजिए, लेकिन 30 सेकेंड 1 मिनट कोशिश कीजिए आप मुंह में रखें। आप देखिएगा ये सुथरो आपकी एंटी एलर्जिक मेडिसिन को ऐसे करके गायब कर देगी। वंदना चतुर्वेदी, अब पेट खराब हो गया है, उसे ठीक कैसे करें? पेट खराब हो गया तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यह है कि अपना खाना पीना थोड़े दिन के लिए मंदा कर लीजिए, शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। आप सोच लीजिए कि आपने अगले 5 दिन के लिए खिचड़ी, दलिया या बहुत अधिक है तो एक फुल्का, बस एक फुल्का थोड़ी सी सब्जी के साथ, हल्की सब्जी के साथ खाना है। अब ये सर्दियों में थोड़े दिन के लिए मक्का, साग, ठीक है, पनीर, ये शादियों का सीजन चल रहा है, इनका आप शादी में जाइए। मैं ये नहीं कह रहा शादी में मत जाना, शादी में जरूर जाना भाई, सब लोग प्लीज शादी में जाइए, लेकिन ये किसने कहा वहां जाके आपको सारी चीज जो रखी गई वो स्वाद लेना है, या आपने क्या बताना है जाके बाद में लास्ट में कि हाँ कोई आइटम खराब तो नहीं बना था। तो इसलिए आइटम की बात मत कीजिए, जाइए शादी में जरूर, सबको शुभकामना दीजिए, सबसे मिलिए, खुश रहिए, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपका पेट खराब है। पेट खराब है मतलब अग्नि मंद है, अग्नि मंद है तो आप हल्का खाइए, हल्का खाइए। हल्का खाएंगे तो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी, अग्नि प्रज्वलित हो गई तो फिर कुछ नहीं करना, फिर ऐश करो, अपने आप ठीक हो जाओगे, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। और हल्की हल्की दवाई रखा कीजिए आप। हमारा एक अग्नि प्रभा अर्क आता है, उसमें सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, पुदीना है, बड़ी इलायची है, बस बन गया अग्नि प्रभा अर्क। पेट में किसी तरह की खराबी हो, आपको उल्टी सी आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, पहले आप अग्नि प्रभा अर्क लीजिए, बाद में आप इंग्लिश मेडिसिन के बारे में सोचिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। सुनीता जैन, आर्थराइटिस, एज 25, तो सुनीता जी 25 साल की एज में अगर आर्थराइटिस हो रहा है तो देयर इज ए चांस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात। देखिए फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब तो हर चीज में एक बात बोलते हैं कि आयुर्वेद में दिखाइए। अरे भाई, आम वात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अगर क्योर कर सकती है कोई चिकित्सा पद्धति तो वो आयुर्वेद ही है। आप सबसे पहले त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इसको खूब मात्रा में सेवन कीजिए। कभी सब्जी पे डाल के, सलाद पे डाल के, फल पे डाल के, दाल पे डाल के। त्रिकटु चूर्ण, जिनको भी गठिया है, गठिया, वो बहुत सारी हमारे पास औषधियां हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश मेडिसिन भी खा रहे हैं, अक्सर हम फोलिट्रेक्स खा रहे होते हैं जो हमको सप्ताह में 1 गोली लेनी होती है, हम फोलिक एसिड खा रहे होते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQS खा रहे होते हैं, तो इनको खाइए। अभी इतनी जल्दी तो एकदम तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन जोड़ना शुरू कर दीजिए। बेसिक ऑफ आम वात यानी रोमेटिज्म है कि आपके जॉइंट्स में जाकर के कच्चा अन्न जो है वो रुक गया है, उसको पकाना है या उसको वहां से बाहर निकालना है। तो या तो पकाइए, त्रिकटु चूर्ण खाइए, या उसको बाहर निकालने के लिए वस्ती चिकित्सा लीजिए और विरेचन चिकित्सा लीजिए। प्रदीप पांडे कह रहे हैं कि सर घबराहट बहुत होती है, हमेशा डर लगता है। प्रदीप जी, एक दवा है सुप्रज्ञा, उसका अर्क भी आता है और कैप्सूल भी आता है। अर्क और कैप्सूल को आप लेना शुरू कीजिए, आयुर्वेदिक है, कोई एडिक्शन नहीं होता, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक दवा और उसके बाद इससे फायदे बहुत। सुप्रज्ञा अर्क और कैप्सूल। सुप्रज्ञा अर्क लेने का तरीका यह है कि आपको 2 चम्मच अर्क 2 चम्मच पानी मिला करके लेना है। 3 दिन बाद इसको 3 चम्मच करना है, फिर 3 दिन बाद इसको 4 चम्मच करना है, फिर 3 दिन बाद 5 चम्मच करना है। 5-5 चम्मच आप सुबह शाम लीजिए और आनंद लीजिए। डर निकल जाएगा, धड़कन जो हो जाती है अचानक से, भीड़ से डर हो, लिफ्ट में ना चढ़ पाते हो, सब आपको 15-20 दिन में नींद सही ना आती हो, 15 दिन सुप्रज्ञा अर्क। मोना जी लिख रही हैं, मोना कचारा, हेलो। सुनीता जैन ने आर्थराइटिस की बात कर ही दी है, ठीक है जी। एक परमजीत पवार क्या लिख रहे हैं, सर झाइयां हैं फेस पर वाइफ को, झाइयों का इलाज परमजीत भाई बड़ा सिंपल है कि हल्दी की गांठ लीजिए और अपने किचन के स्लैब पे थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके और उसको घिसिए चंदन की माफिक, और जब वो एक तरह से हरा हरा अपना जो है पेस्ट, बिल्कुल चिकना पेस्ट तैयार हो जाएगा तो उसको गाल पे लगवाइए।
रगड़वाइए अच्छे से। हल्दी भी रगड़वा सकते हैं, जायफल जो आता है गोल गोल, उसको भी रगड़वा सकते हैं। ये दोनों चीजें झाइयों को हटाती हैं। लेकिन इन जनरल झाइयां जो होती हैं, मतलब पिगमेंटेशन, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। तो एक बार हार्मोन्स को ठीक करने के लिए भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्जुना रिष्ट, झाइयों या पिगमेंटेशन के पेशेंट जो हैं वो अर्जुना रिष्ट का प्रयोग करें। वर्ण प्रसादन बोला गया हमारे शास्त्र में अर्जुन को। अर्जुना रिष्ट किसी भी कंपनी का लाइए, 4 चम्मच सुबह शाम, आप देखेंगे फेस पे आपके ग्लो आना शुरू हो जाएगा। 4 चम्मच सुबह शाम अर्जुना रिष्ट पीजिए। ये वंदना चतुर्वेदी जी क्या लिखती हैं, कब्ज बहुत रहती है वंदना चतुर्वेदी जी। वंदना जी अभिनंदन, आपका स्वागत है। कब्ज के लिए मैं फिर बोल रहा हूं कि देखिए, आपको तुरंत की राहत के लिए बता रहा हूं, काली हरड़ ले आइए। काली हरड़ 100 ग्राम कढ़ाई में डाल करके उसमें आधा से 1 चम्मच बादाम का तेल डाल के फ्राई कर लीजिए और फिर उसको अपने घर में ही मिक्सी में पाउडर कर लीजिए। 1 चम्मच रात में खाना शुरू कीजिए। ये वो पाउडर है जो पेट को भी ठीक करेगा, पेट साफ भी करेगा और नुकसान भी नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं अभ्या चूर्ण। लेकिन साथ में अपनी डाइट ठीक कीजिए। खाना खाने से पहले अदरक का 1 छोटा टुकड़ा सेंधा नमक लगा करके खाइए। खाने के साथ 1 कप गर्म पानी सिप सिप करके, जैसे नाश्ते में चाय पीते हैं ऐसे पीजिए। खाने के बाद आप 1/4 चम्मच अजवाइन जरूर खाइए। ऐसा कीजिए और हरड़ रात में लेना शुरू कीजिए। मुझे बताइएगा, शायद आपका कब्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विनोद पाटीदार क्या कहते हैं जी, IBS, एलर्जिक राइनाइटिस और अर्टिकेरिया का मरीज हूं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। आपने अर्टिकेरिया के लिए काली मिर्च घी लेने को भी कहा है, क्या ठंड के दिनों में भी सेवन कर सकता हूं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं विनोद पाटीदार जी। आपका अर्टिकेरिया, देखिए अर्टिकेरिया मतलब छपाकी निकलना, मतलब पित्ती उछलना, मतलब दाफड़ निकलना। आयुर्वेद की भाषा में इसे बोलते हैं शीत पित्त। अचानक से आपको कहीं भी दाफड़ निकल जाएगा। कभी कभी सूजन, होठ सूज जाते हैं, यहाँ सूजन आ जाती है, आंख सूज जाती है अचानक से, और आपको बड़ी इचिंग होती है और 2 घंटे बाद स्किन एकदम साफ हो जाती है, लगता है कुछ हुआ ही नहीं था। इस बीमारी को बोलते हैं अर्टिकेरिया। और लोगों को 5 साल, 10 साल, 15 साल से बीमारी चलती है। आप जानते हैं 50% पेशेंट लोग जो है, अगर बड़ी ईमानदारी के साथ सुबह उठ करके आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच घी मिला करके ले लें और उसके बाद सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके शरीर की मालिश करें 5 मिनट के लिए, जितने हो सके, हाथ पैर पे कैसे भी। उसके आधे घंटे बाद हल्का सा कोसा पानी, गर्मी में भी पानी कैसा हो कि ठंडा ना लगे, ऐसे पानी से स्नान करें। कुछ मत लीजिए। और आई रिपीट, जिन लोगों को अचानक से दाफड़ निकल जाते हैं, खुजली शुरू हो जाती है अचानक से, आप बैठे हैं और शुरू हो गया, कभी होठ सूज गया, कभी सिर अचानक से, इसी को बोलते हैं अर्टिकेरिया, एलर्जी। काली मिर्च का पाउडर घी में मिला करके, नंबर 2 सरसों के तेल में सेंधा नमक मिला करके, नंबर 3 गर्म पानी से स्नान, ये कीजिए। और वो बीमारी जिसमें डॉक्टर्स बोलते हैं हमें नहीं पता तुम कब ठीक होगे, तो मुझे ये पता है कि 99% लोग 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, 3 महीने में। उसके बाद जी बात आगे बढ़ाते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। एपीकेडी का इलाज, एपीकेडी पता नहीं क्या लिख रहे हैं, अपकड़ा। शंकर गौरांग जी, अगर आप एपीडी लिखना चाह रहे हैं तो एपीडी मतलब एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, मतलब एसिडिटी जिनको रहती है, तो एपीडी के लिए एसिनो अर्क और एसिनो कैप्सूल ये मंगा लीजिए और बढ़िया आनंद लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एपीडी का बहुत बढ़िया इलाज है हमारा। अच्छा जी, उसके बाद शालिनी चोपड़ा जी, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम। शालिनी जी, मैंने अभी अर्टिकेरिया बताया आपको, 20 साल से आपको है, मैं कह रहा हूं 20 दिन कीजिए और फिर इसी लाइव में लिखिएगा आपको कैसा लगा। काली मिर्च घी का कॉम्बिनेशन, नंबर 2 सेंधा नमक सरसों के तेल में लगा के मालिश, नंबर 3 गर्म पानी से स्नान। इसके बाद अगर आपको, मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ 50% रिलीफ आपको पहले 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, तो फिर कल्याण योग, शीतलम प्रतिनोर, ये कॉम्बिनेशन है माणिक्य योग जो हम अर्टिकेरिया पेशेंट को देते हैं। एंड फिर ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें
99% लोग हमसे खुश रहते हैं। मतलब 1% तो भगवान के लिए छोड़ देते हैं, हम खुद चाहते हैं कि छूट जाए। सोनू डागा, फैटी लीवर के लिए क्या करें? सोनू डागा जी नमस्ते। आरोग्यवर्धिनी वटी खाइए 2-2 गोली दिन में 3 बार, और 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराइए, देखिए आपको फैटी लीवर रहता है कि नहीं रहता। बिल्कुल नहीं रहेगा, नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी। आरोग्यवर्धिनी वटी 2-2 गोली दिन में 3 बार, सबसे सिंपल लेकिन सबसे प्रभावी। साथ में हम लोग कुछ चीजें जोड़ देते हैं, लेकिन आपको बता दिया बेसिक। अनिल बोला जी आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अरे अनिल बोला जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये हमारे पेशेंट रहे हैं, हमारे छोटे भाई जैसे बन गए। आप पे आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, और हम सब पे प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद बना रहेगा। अनीता जी वेरिकोज वेन्स है मेरे बेटे को, एज 25, इलाज बताइए। वेरिकोज वेन्स के लिए ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखिए, उसके लिए अर्जुना रिस्ट के साथ में रसादी खिलाइए। अर्जुना रिस्ट 4 चम्मच, रसादी 1 कैप्सूल सुबह शाम खिलाइए। चांसेस हैं कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो वेरिकोज वेन्स के पेन और जो गुच्छे बन रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। मालिश कीजिए महाविश्रव तेल की, पैरों पे मालिश कीजिए। और जिन लोगों को भी वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन्स मतलब आप पैर देखेंगे, पैर के पीछे स्पेशली नसें बहुत मोटी मोटी नीली नीली नसें नजर आती हैं, तो उन लोगों के साथ क्या कीजिए, उनका जो बिस्तर है ना उसके पैर वाली साइड में, फुट एंड साइड में एक मोटे मोटे, इतने मोटे बस मोबाइल जितने मोटे लकड़ी के टुकड़े रख दीजिए, सो दैट पता भी ना लगे और पैर वाली साइड थोड़ी ऊंची हो जाए। और एक काम और कर दीजिए, जिनको बहुत अधिक दिक्कत है वो अक्सर लोग तकिए रखने की बात करते हैं, पिलो पे पैर रखते हैं, वो सब नहीं हो पाता प्रैक्टिकली, और नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और रात रात में सब बेकार हो जाता है। तो आपको लकड़ी के टुकड़े रखने हैं। नंबर 2, जो बिस्तर है उसका 1/3 जो है पैर की साइड का, वहां पे ब्लैंकेट, जैसे हम कभी होटल में जाते हैं तो देखिए ब्लैंकेट वो फंसा करके रखते हैं, तो ऐसे ही ब्लैंकेट फंसा दीजिए। तो इतनी ऊंचाई अगर पैर को मिल गई कि नीचे टुकड़े मोबाइल जितने मोटे और ऊपर ब्लैंकेट, तो आपका वहां पे जो ब्लड रुक रहा है वो सब ग्रेविटी के इम्पैक्ट से ऊपर चला जाएगा। तो सर्कुलेशन ऐसा होगा कि वहां पर खून रुकेगा नहीं। जब खून रुक जाता है उन गुच्छों में, तो बिकॉज वो कार्बोनाइज ब्लड होता है, वो वीनस ब्लड है, तो वो पेन करता है, तो पेन वेन सब बंद हो जाते हैं। तो बाकी जो है पहनने के लिए जो जुराब वगैरह दी जाती है थोड़ा कष्ट वाली बातें हैं, उसको भी जो स्टॉकिंग्स पहनते हैं उनको भी बताना चाहता हूं। अगर वो जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ करके फिर कहें लाओ भाई स्टॉकिंग पहन लेते हैं, तो वो बेकार है पहनना। आप बिस्तर पे लेट जाइए, दीवार पे कर लीजिए पैर ऊपर, जैसे ये दीवार है ऊपर पैर कर लीजिए, 2-4 मिनट 5 मिनट पैर ऊपर रखिए दीवार पे, ऐसे टेक लगा करके लेट करके। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ऐसे कुर्सी पे 5 मिनट बैठ करके कहना भाई चलो अब चलना है, लाओ स्टॉकिंग दे दो पहन लेता हूं। ऐसे बैठ करके जैसे मैं बैठा हूं अपने स्टॉकिंग पहने, कुछ फायदा नहीं और नुकसान। आप लेट जाइए, पैर ऊपर कर लीजिए कम से कम 2-4-5 मिनट के लिए, उसके बाद ऐसे करके स्टॉकिंग्स पहनिए, फिर देखिएगा आपको वेरिकोज वेन्स में कितना फायदा होता है। सो मेरे ख्याल से आज यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं, अगले शनिवार फिर मिलेंगे। और सबके लिए प्रार्थना करता हूं इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, और धीरे धीरे हम जो है वो अपने को पूर्ण स्वास्थ्य की ओर लेकर के जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, हमें बहुत अच्छे से धीरे धीरे बातों को समझना चाहिए। जो मैं बेसिक आपको समझाना चाहता हूं आयुर्वेद के बेसिक अगर आपको समझ में आ गए तो आप अपने आप चिकित्सक बन जाएंगे अपनी फैमिली के लिए। और आप अगर चिकित्सक बन जाएंगे तो जान लीजिए कि 90% केसेज में आपको डॉक्टर विजिट नहीं करना। डॉक्टर विजिट नहीं करने का मतलब है कि आप अपने को घर से अपने किचन से ठीक कर रहे हैं। किचन से ठीक करने का मतलब है आप अपनी बॉडी में बिना मतलब के केमिकल्स नहीं डाल रहे। अपनी बॉडी को पंच तत्व से प्रकृति बनी है, पंच तत्व से काया, और इन्हीं पंच तत्व की शुद्धि में ही स्वास्थ्य का मंत्र समाया। चलिए सब लोग प्रार्थना कीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वन्तराय नमः। ओम शांति शांति शांति। अगले शनिवार 9 बजे फिर भेंट करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्ते।